नमस्ते, स्वागत है आप सभी का संस्कृत हब बाय पंकज सर में। और आप लोगों के ही डिमांड पे मैं एक नई कक्षा को लेकर के आया हूं। तो आज की कक्षा क्या है उसे हम देखते हैं। चलिए, आज के कक्षा का टॉपिक होगा वाच्य। भाई वाच्य अगर आज का टॉपिक है तो हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि वाच्य किसे कहते हैं, ये वाच्य होता क्या है और कहां कहां आपके यूज में आने वाला है। तो वैसे तो ये वाच्य अगर आप 10वीं के छात्र हैं, 6ठी के छात्र हैं, 7वीं के छात्र हैं, अर्थात एकदम आरंभ से लेकर के, और अगर आप संस्कृत में ही अपनी फील्ड बना रहे हैं आगे, टेट एग्जाम, सुपर टेट, कोई भी आप एग्जाम, कहीं भी आप किसी भी संस्कृत के पाठ्यक्रम को पढ़ रहे हैं तो वहां पर यह पाठ बहुत ही ज्यादा क्या होता है, आपके लिए लाभकारी है। तो चलिए शुरू करते हैं वाच्य के पाठ को। वाच्य होता क्या है? तो कुछ भी नहीं है। वाच्य वस्तुतः हम बोल रहे हैं, उसी बोलने की एक तरीका है, बोलने का एक तरीका है जिसे हम वाच्य कहते हैं। अगर वाच्य की परिभाषा देखी जाए तो ऐसे कहा जा सकता है, अभिव्यक्ति या कथन के प्रकटीकरण की विधा को वाच्य कहते हैं। वही अभिव्यक्ति, अपने आप को अभिव्यक्त करना, अपने आप को एक्सप्रेस करना, किसी के सामने अपने को, अपने भाव या विचारों को दिखाना, वही कह रहा। अभिव्यक्ति या कथन के, किसी कथन को, किसी वाक्य को, किसी सेंटेंस को प्रकटीकरण की विधा। अब कई प्रकार से वह वाक्य दूसरों के सामने एक्सप्रेस किया जा सकता है, दूसरों के सामने उसका प्रकटीकरण किया जा सकता है कई प्रकारों से। उन्हीं प्रकारों को, विधाओं को हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। अब भाई कैसे है, क्या है? तो देखिए, अब एक ही सेंटेंस है, मैं आम खाता हूं, मैं आम खाता हूं और आम मेरे द्वारा खाया गया। बात दोनों कहने का एक ही है, क्या? कि आम को किसी कर्ता ने खा लिया है। पंकज ही अगर आम खाता है तो आप ले लीजिए, तो पंकज आम खाता है, आम पंकज के द्वारा खाया गया है। बात दोनों एक ही कह रहे हैं, किंतु इनके जो कहने का तरीका है, प्रकार है, वो दोनों अलग अलग है। इसी चीज को कहने की विधा को ही क्या कहते हैं? प्रकटीकरण की जो विधा है, तरीका है, उसी को हम वाच्य कहते हैं। तो चलिए, अब यहां संस्कृत में वाच्य क्या है, तो सेम चीज संस्कृत में भी है। जैसे एक एग्जाम्पल हो गया, रामः विद्यालयं गच्छति। हमने कह दिया कि राम विद्यालय जाता है, रामः विद्यालयं गच्छति। अब इसी के कहने की तरीका को बदल देंगे, इसकी विधा को बदल करके कह सकते हैं, रामेण विद्यालयः गम्यते। देखिए, दोनों का अर्थ यही है कि राम एक कर्ता है, एक छात्र है, एक युवक है जो स्कूल जा रहा है, विद्यालय को जा रहा है, बस। लेकिन दोनों के कहने का तरीका अलग अलग है। अगर आपको सेंटेंस का, इस वाक्य का विश्लेषण करके दिखाया जाए तो यह जो वाक्य है, इस वाक्य को हम कह सकते हैं कि ये किसी अन्य वाच्य में है, यहाँ की कहने की कोई अन्य विधा है, और इस वाक्य में कोई और विधा है। विधाएं कैसे होती हैं? तो कौन प्रधान है, कौन अप्रधान है, इन्हीं बातों के आधार पर, यही बेस बना करके वाच्य का नाम दिया जाता है। तो अगर जहां पर कर्ता प्रधान हो जाता है उसे कर्तृवाच्य कहने लगते हैं, और जहां पर कर्म पद प्रधान हो जाता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। सिर्फ इतनी सी बात है कि इंपॉर्टेंस किसकी है, इसी के आधार पर वाच्य होता है। बात जो भी प्रमुख होगा उसी के आधार पर वाच्य कहा जाता है। अब ये जो विधा थी, यहाँ पे कर्ता प्रधान था, इसलिए यह जो वाक्य हो सकता है इसे हम कर्तृवाच्य का वाक्य कह सकते हैं। और यहां जो वाक्य है इसमें कर्म प्रधान है, इसलिए इसे हम कर्मवाच्य का वाक्य कह सकते हैं। अर्थात इस विधा में कर्म को प्रधान बताया गया है, और ये पहली जो पंक्ति थी, इस वाली विधा में कर्तृ को, कर्ता को प्रधान बताया गया है। ठीक है भाई, अब हमने जान लिया कि कहने की, वो किसी भी चीज के, किसी भी कथन के प्रकटीकरण की विधा को वाच्य कहते हैं। तो चलिए, वाच्य होते कितने हैं, बाद में एक एक का विश्लेषण करेंगे। तो वाच्य होते कितने हैं? तो वस्तुतः वाच्य जो होते हैं ये 3 होते हैं।
कौन कौन से वाच्य भाई? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये 3 वाच्य हैं। कहने से ही पता चल रहा है कि कर्ता वाली विधा या कर्ता जहां पर प्रधान हो, कहा जा रहा हो, वो कर्तृवाच्य है। कर्मवाच्य, कर्म वाली विधा, कर्म जहां प्रधान हो उसे हम कर्म कहेंगे, कर्मवाच्य कहेंगे कर्म की प्रधानता के कारण। और भाव जहां प्रधान हो, ना ही वहां कर्म हो, कुछ ना हो, सिर्फ और सिर्फ भाव दिखाया जा रहा हो, तो भाव की प्रधानता के कारण भाववाच्य। एक एक एग्जाम्पल में लिख देता हूं, बाकी इनका विश्लेषण अभी करेंगे, जस्ट अगले कुछ देर में करेंगे। चलिए, क्या है भाई? रमेशः पाठशालां गच्छति। रमेशः पाठशालां गच्छति। रमेश जो है वो पाठशाला जा रहा है। और बेसिकली यहां हुआ क्या, तो देखिए, अब इसके द्वारा रमेश को क्या दिखाया जा रहा है? यह जो रमेश नामक एक लड़का है, यह कर्ता है, और इस विधा में यही प्रधान है, इस बात को दर्शाया जा रहा है। दूसरा इसी का बना सकते हैं, रमेशेण पाठशाला गम्यते। और यहां रमेश की हम तृतीय विभक्ति लगा देते हैं। तो अब क्या पता चला, अब ये जो विधा थी, यहां देखिए इसकी प्रथमा विभक्ति थी, अब हम इसकी तृतीय विभक्ति लगा दिए, और प्रधानता हम किसको दे रहे हैं, तो भाई इट्स पाठशाला पद को। और हमें पता है कि पाठशाला जो पद है वो कर्म है। कैसे? तो यहाँ क्रिया है, जाने की क्रिया, और इस क्रिया का कर्म क्या है, कर्ता हो गया रमेश। तो जहां जा रहा है, जिस काम को कर रहा है, जहां पहुंच रहा है, जिसको प्राप्त करना चाहता है, वो सब कुछ क्या होते हैं, कर्म होते हैं। और ये गमन क्रिया के द्वारा कहां पहुंचना चाह रहा है, पाठशाला, इसलिए पाठशाला कर्म है। और इस विधा में पाठशाला को प्रधानता दी गई है। अब ऐसे ही एक अगला वाक्य देखते हैं। चलिए, तो क्या है भाई? पत्रम पत्यते, पत्रम पथ्यते। देखिए, अब यहां क्या है कि पतन क्रिया है, और यहां सिर्फ भाव है, कोई कर्म आदि का कोई भी संभावना नहीं है। तो ऐसे जगह पर अब पत्रम पतति आप लिखते हैं, और करते क्या है, इसके जगह पर आप अब करेंगे, जब पत्यते का प्रयोग करेंगे तो आप कहेंगे पत्रेण पत्यते। क्या करेंगे? पत्रेण पत्यते। क्यों? क्योंकि पत्रम तो भाई पतति, पत्रम पतति, लेकिन अब इसका भाववाच्य का प्रयोग जब होता है तो इसकी थोड़ा सा जो क्रियापद का स्वरूप है वो ऐसा हो जाता है। तो आप कहेंगे पत्रम पतति, और पत्र की तृतीया कर देते हैं पत्रेण पत्यते। ये था क्लियर सेंटेंस, तीनों के एक एक एग्जाम्पल, जहां पर कर्ता प्रधान होता है, यहां पर कर्म प्रधान होता है, और यहां पर भाव प्रधान होता है। इसलिए पत्रम पतति पत्रेण पत्यते। चलिए, अब एक एक को अच्छे से पढ़ते हैं। फिर भी एक शंका आती है, भाई ये जो हुआ है कि ये कर्तृवाच्य है, ये कर्मवाच्य है, और ये भाववाच्य, ये तीनों चीजें आई कहां से? इनका मूल आधार क्या है, कैसे ये आए हैं? तो चलिए देखते हैं इनके आधार का मूल विश्लेषण कहां से हुआ है। कुल मिलाकर के ये विश्लेषण होता है सकर्मक और अकर्मक नामक एक प्रकरण से। एक पूरा ही प्रकरण है सकर्मक धातु और अकर्मक धातु। तो हमें सामान्यतः पता ही है कि सकर्मक क्या होता है भाई? सकर्मक कर्म की संभावना जिसकी हो, जिन क्रियापदों का, जिन धातुओं का कर्म की संभावना अगर है, जिन धातु पदों से आपको लग रहा है कि इनका कर्म है, वो कैसे धातु हैं? सकर्मक धातु हैं। जैसे जा रहे हो, क्वेश्चन करोगे कहाँ? घर, स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, यूनिवर्सिटी, गांव, कई चीजें निकल सकती। गिर रहे हो, कहाँ भाई?
छत से, यहां से, वहां से, आप क्या करोगे? वहां कर्म नहीं है, रो रहे हो। क्यों रो रहे हो भाई? ये क्वेश्चन है। कहाँ रो रहे हो? ये भी क्वेश्चन आएगा। लेकिन किम के द्वारा आपके उसके किसी भी कर्म की संभावना नहीं है। और कर्म निकाला कैसे जाता है, कैसे पता चलता है कि इस धातु का कर्म की संभावना है या नहीं है? तो उसके लिए क्वेश्चन आप कर सकते हैं, किम, कह, किम, कम या काम। इन तीन का प्रश्न करके, इन तीनों के आधार पर प्रश्न करके आप यह ज्ञात कर सकते हैं कि यह धातु सकर्मक है या अकर्मक। जैसे वह जाता है या वह पढ़ता है, सह पठति। अब क्वेश्चन कीजिए, सह किम पठति, वो क्या पढ़ रहा है भाई? पुस्तकम पठति, कथाम पठति, पत्रिकाम पठति, कई सारे आंसर हैं। लेकिन अब आप कहें सह रोदिति, वो रोता है। सह किम रोदिति, कोई आंसर नहीं है। सह कम रोदिति, कोई आंसर नहीं है। सह काम रोदिति, कोई भी आंसर नहीं है। तो वही कह रहा है कि जिन धातुओं के कर्म की संभावना होती है वे सकर्मक होते हैं, और जिनके कर्म की संभावना नहीं होती है वे अकर्मक होते हैं। ठीक है, चलिए अब आप लोग कहोगे भाई ये कि कर्म और अकर्म, सकर्मक का कर्मक यहाँ क्यों आया? तो इसलिए आया है कि अब हमने जो देखा था कि ये वाच्य के तीन भेद होते हैं, तो वस्तुतः एक ही वाक्य को दो प्रकार से कहा जाता है। तो अगर धातु सकर्मक है, आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये एक हमारा हो गया। अब एक चीज को ध्यान में रखिएगा, सकर्मक है, अगर सकर्मक तो उसके दो वाच्य बनेंगे। उसको दो प्रकार से आप कह सकते हो। कैसे कैसे भाई? तो उसको आप कर्तृवाच्य में भी बोल सकते हैं, और उसको आप कर्मवाच्य में भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये होते कैसे हैं थोड़ा सा देर में देखेंगे। लेकिन अगर धातु सकर्मक है तो वो दोनों प्रकार से भी कहा जा सकता है। दोनों प्रकार हमने देखा था, ऐसे भी कहा जा सकता है और ऐसे भी कहा जा सकता है। किंतु अगर धातु अकर्मक है, अर्थात कोई ऐसी क्रियापद है जिसके कर्म की संभावना नहीं है, तो वहां पर क्या होगा? तो वहां कर्तृवाच्य तो होगा। वहां पे आप कर्तृवाच्य का प्रयोग कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं? भाववाच्य का प्रयोग कर सकते हैं। भाववाच्य का प्रयोग कर सकते हैं। तो एक नियम निकल के आया कि सकर्मक धातुओं के दो प्रयोग होंगे, एक कर्तृवाच्य वाला प्रयोग और एक कर्मवाच्य वाला प्रयोग। अकर्मक धातु जो होंगे उनके भी दो प्रयोग होंगे, एक कर्तृवाच्य वाला प्रयोग और एक भाववाच्य वाला प्रयोग। किंतु सकर्मक धातुओं के भाववाच्य में प्रयोग नहीं होते हैं, और अकर्मक धातुओं के भी कर्मवाच्य में प्रयोग नहीं होते हैं। कभी कभी अगर इसका कर्म नहीं दिया है तो हो सकता है, किंतु कभी भी अकर्मक धातु का, यह जो धातु अकर्मक है, इसका कर्मवाच्य में प्रयोग कभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कर्मवाच्य होता ही तब है जिसके कर्म की संभावना हो। अब यहाँ कर्म की संभावना हमेशा के लिए निषिद्ध हो सका है। क्यों? नाम ही है अकर्मक, नाम ही है इसका, कर्म न हो जहां पर, इसलिए अब यहां पर होगा। ऐसा नियम है कि सकर्मकों के दो प्रयोग, अकर्मकों के दो प्रयोग। जो कर्तृवाच्य होता है, कर्तृ प्रयोग होता है, कर्तरी प्रयोग होता है, वो दोनों के लिए होता है। चलिए अब चलते हैं कि भाई इनके रूप कैसे चलते हैं, इनके क्रियापदों का स्वरूप क्या होता है, तो देखते हैं। कर्तृवाच्य का तो स्वरूप समान है, आप सब उससे परिचित हैं। कर्तृवाच्य
वही पठति के जैसे, तीतः अंति सीथः थ वाले जैसे चलते हैं, या अगर वह आत्मनेपद का धातु है तो आत्मनेपद के स्वरूप के जैसा चलता है, जैसे सेवते सेवेते सेवन्ते इत्यादि करके। कर्मवाच्य का कैसा है भाई? कर्मवाच्य, तो कर्मवाच्य हमेशा ही क्या होगा? आत्मनेपद के जैसा चलता है। कैसे? पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते। ठीक है, तो इसका प्रयोग ऐसे होता है, ते एते यन्ते, अर्थात हम जो ये आत्मनेपद देखे थे यहाँ पे तो दोनों प्रकार से चलता है, किंतु यहां पर ध्यान रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ आत्मनेपद के जैसा इसका रूप आपको दिखाई देगा। चलिए, भाववाच्य में क्या होता है भाई? अब भाववाच्य में क्या होता है? भाववाच्य में भी यह आत्मनेपद के जैसा ही दिखाई देता है, जैसे भूयते, पत्यते, हस्यते। किंतु एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लोग याद रखिएगा, भाववाच्य में हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन का ही रूप रहता है। इससे इसका न द्विवचन होगा, न बहुवचन होगा, ना ही अन्य कुछ भी होगा। इसका सिर्फ और सिर्फ प्रथम पुरुष एक वचन में ही रूप चलता है। क्यों? क्योंकि अन्य जगह जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो हमेशा इसको ध्यान में रखिएगा, रूप आत्मनेपद के जैसा ही बनेगा, किंतु सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रयोग में आता है, प्रथम पुरुष एक वचन का। अन्य पुरुषों की आवश्यकता नहीं होती है। ये तीनों पुरुषों में, तीनों वचनों में चलता है, ये भी तीनों पुरुषों और तीनों वचनों में चलता है। अर्थात यहां पर आपको 9 रूप दिखाई देंगे, यहां भी आपको 9 रूप दिखाई देंगे, किंतु यहां सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही रूप दिखाई देगा, चाहे वो एक वचन का हो, बहुवचन का हो, उससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं। चलिए, अब थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हैं एक एक वाच्य को। कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य है क्या भाई? कर्तृवाच्य कर्तृपद की प्रधानता, अब जहां पर कर्तृपद की प्रधानता होगी वो कर्तृवाच्य। अब कर्तृपद की प्रधानता का मतलब क्या हुआ? कर्ता के अनुसार क्रिया, अर्थात यदि कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है, क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की। कर्ता मध्यम पुरुष एक वचन का है, क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की। कर्ता यदि उत्तम पुरुष एक वचन का है, क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की। अर्थात कर्ता जो है वो अपने साथ क्रिया का अनुसरण कराता है। जैसे जैसे ये बदलेगा, जो पुरुष जो वचन कर्ता का होगा, वही पुरुष वही वचन क्रियापद की भी निर्धारित की जाएगी। चलिए, ये तो क्लियर हो गया। अब इसमें क्या है? जो कर्म होता है, कर्म, कर्म की हमेशा हमने देखा है, क्या देखा है भाई? कर्म की हमेशा हमने देखा है कि द्वितीय विभक्ति होती है। हम कारक जब पढ़ते हैं वहां भी पढ़ते हैं कि कर्मणि द्वितीया, जो कर्म पद होता है उसकी द्वितीय विभक्ति हम करते हैं। चलिए, इतना भी हमने देख लिया। एक दो वाक्य देख लेते हैं, ये आपको हमेशा आप लोग प्रयोग में लाते हैं, इसलिए यह वाक्य हमेशा इजी रहता है। अहम ग्रंथालयम गच्छामि। अब देखिए, अहम करता है, इसी के अनुसार सेम जिस पुरुष का जिस वचन का कर्तृपद है
उसी पुरुष उसी वचन का कौन हो जाएगा? क्रियापद। और कर्म पद की हमेशा और हमेशा हमने द्वितीय विभक्ति कर दी। चलिए ऐसे ही कुछ और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। सह नगरम गच्छति, सह जो था यह प्रथम पुरुष एक वचन का क्रियापद है, कर्तृपद है, और गच्छति इसी के अनुसार लगा है प्रथम पुरुष एक वचन का क्रियापद। नगर जो था वो नगरम, नगरम उसका प्रथमा विभक्ति भी सेम होता है, द्वितीय विभक्ति भी सेम होता है। ऐसे ही अहम त्वम पाकशालाम गच्छसि, तुम जो हो पाकशाला को जाते हो, तो त्वम मध्यम पुरुष एक वचन का करता है, गच्छसि जो है वो भी मध्यम पुरुष एक वचन का क्रियापद, और पाकशाला मीन्स भोजनालय, किचन, और ये भी क्या हो गया क्रिया, इसका भी द्वितीय विभक्ति एक वचन आपने लगा दिया। चलिए ये था सामान्यतः अपना कर्तृवाच्य। अन्य किसी भी कारक के साथ छेड़छाड़ नहीं होता है। अन्य जितने भी कारकों के प्रयोग हैं, जहां पंचमी विभक्ति लगानी है वहां पंचमी, जहां चतुर्थी लगानी है वहां आप चतुर्थी लगाइए। सिर्फ और सिर्फ छेड़छाड़ यही एक नियम है जहां पे होगा कर्ता एक वचन, अर्थात वन कर्ता हो गया मेन, क्रिया द्वितीय विभक्ति की, और इसी वन के अनुसार ही क्रियापद। तो अगर आपको याद रखना हो कि कर्तृवाच्य का क्या रूल है, तो आप कर्तृवाच्य का रूल याद रख सकते हैं 1 to 1, कर्ता कर्म क्रिया, और इन दोनों में आपस में संबंध, और कर्म हमेशा और हमेशा द्वितीय विभक्ति। ठीक है, इतना क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। ये था हमारा कर्तृवाच्य। अब आते हैं कर्मवाच्य। नाम से ही पता चला है कि एक ऐसी विधा जहां कर्म की प्रधानता हो। तो क्लियर हो गया, कर्म की प्रधानता। अब भाई कर्म की प्रधानता हो गई, हमें यह भी पता चल चुका है कर्म की प्रधानता होगी, और जो प्रधान होगा उसको हम मान लीजिए प्रथमा विभक्ति में रखने लगे, तो कर्म जो होगा कर्म पद इसकी प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति। एक और नियम है, क्या नियम है भाई? जो आप कर्तृपद था, आपका कर्ता था, उसकी आप कर दीजिए तृतीया विभक्ति। एकदम इजी है, बहुत ज्यादा आप लोग परेशान मत होइएगा। अभी इसको थोड़ा सा एग्जांपल के साथ देखेंगे और क्लियर हो जाएगा। चलिए अब करना क्या है, कर्म की आपने कर दी प्रथमा विभक्ति, कर्तृपद की आपने कर दी तृतीया विभक्ति। अब जो क्रियापद होगा, क्रियापद कर्तृपद के अनुसार, अर्थात अगर कर्म प्रथमा विभक्ति एक वचन में है, अर्थात कर्म अगर प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की लगेगी। हाँ, थोड़ा सा और एक चीज देख लेते हैं कि ये जो क्रियापद है वो बनते कैसे हैं। तो क्रियापद अगर कर्मवाच्य में आपको बनाना है तो बहुत कुछ बड़ा कुछ करना नहीं है। आपको करना क्या है, धातु, धातु, धातु के साथ य और य के बाद ते, ते अंते वाला जो था वो आप जोड़ करके बना सकते हैं। जैसे भू धातु है, भू लगाइए, भू य ते बन गया भूयते। सही। पठ धातु है, पठ य ते पठ्यते, लिख य ते लिख्यते, हस य ते हस्यते। कुछ स्पेशल धातु आएंगे जहां पे थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, उन्हें हम तत्र तत्र देखते रहते हैं। जैसे आप लोग कह सकते हैं नी धातु है, नी धातु हम लोग प्रयोग में लाते हैं नयति, लेकिन हमें याद रखना पड़ेगा कि इसका मूल धातु होता है नी। तो आपको मूल धातु याद है तो बस वही करेंगे, नी य ते नीयते, हम लोग नयति प्रयोग में लाते हैं। ऐसे ही क्री धातु है,
इसका विशेष बनता है क्रियते। क्रीणाति है जिसमें हम खरीदने का प्रयोग करते हैं, उसका बनता है क्रियते। चलिए, तो ये सामान्यतः था कि रूप बनता कैसे, कुछ भी नहीं करना, कुछ विशेष धातुओं को छोड़ दीजिए। तो सामान्य नियम यही है कि मूल धातु प्लस य प्लस ते बन गया आपका कर्मवाच्य का क्रियापद। रेडी, तैयार। चलिए अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, यही एग्जाम्पल लेते हैं, अहम ग्रंथालयम गच्छामि, और इसी वाक्य को अगर आपको चेंज करना है कर्मवाच्य में तो कैसे करेंगे। अहम जो था वो करता था, देख लीजिए अहम जो था आपके लिए वहां करता था, तो अब क्या हो जाएगा भाई, कर्तृपद की हमें पता है कि तृतीया विभक्ति, तो हम अहम की तृतीया करेंगे मया। कर्मपद यहां क्या था, ग्रंथालय, और हमें पता था कि कर्तृवाच्य में कर्मपद की द्वितीय विभक्ति, किंतु कर्मवाच्य में कर्म की प्रथमा विभक्ति, तो यहां ग्रंथालय हो जाएगा, मया ग्रंथालय। ग्रंथालय गम्यते, गम धातु है, गच्छति गम य और ते, और गम्यते क्यों हुआ भाई, ये जो था ये एक वचन का है, प्रथम पुरुष का है, इसीलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की, यहां इससे कोई संबंध नहीं होता है। अगर कहना हो कि हम सब ग्रंथालय जाते हैं तो आप इतना ही कहोगे अस्माभिः ग्रंथालयः गम्यते। इस यहाँ एक वचन है या बहुवचन है, इससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ इसका जो वचन होगा वो इससे संबंधित हो, इसका जो पुरुष होगा वो उससे संबंधित हो। यहाँ अब कोई भी कर्मवाच्य में इनको आपस में लेना देना कोई भी मतलब नहीं है। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, वो कह दे कि एक एग्जाम्पल आप देखिए, सह माम पश्यति, वो मुझे देखता है। अब इसका अगर हमें चेंज करना हो तो क्या कहेंगे, सह की क्या हो जाएगी तृतीया विभक्ति, तेन। अब देखिए माम जो था यह कर्म पद था, तो इसलिए कर्तृवाच्य में तो हम इसकी द्वितीय विभक्ति लगाए हैं, किंतु कर्मवाच्य में हमें पता है कि इसकी प्रथमा विभक्ति करनी पड़ेगी, तो तेन अहम। अब पश्य जो है उसका मूल धातु होता है दृश्य। अब देखिए अहम कर्तृपद है, यहां अहम जो है ये कर्म पद हो गया है, कर्म और कर्म के अनुसार क्रिया होगी, तो कर्म जो था यहां मध्यम पुरुष का है, सॉरी उत्तम पुरुष का है, और अगर यह उत्तम पुरुष का है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की ही होगी, तो दृश्यते बनता है, रूप चलाएंगे दृश्यते दृश्यते दृश्यन्ते, दृश्य से दृश्यते दृश्यते, आगे आएगा दृश्ये, तो अब आपको लगाना पड़ेगा तेन अहम दृश्ये। समझ में आया। अब यही कह देता सह त्वाम पश्यति, त्वाम तो क्या हो जाता तेन त्वम, और यहां हो जाता दृश्य से। अब सह हम दोनों को देखता है, आवाम तो दृश्य दृश्यावहे, तेना आवाम दृश्यावहे, ऐसे रूप बनेगा। मतलब आपको याद रखना है कि कर्म पद के अनुसार ही क्रियापद होगी, ठीक है। ये तो था आपका कर्मवाच्य। तो यहां आप अगर आपको शॉर्ट ट्रिक में याद रखना हो तो आप इतना याद रख सकते हैं कि 3 1 1, 3 1 1 क्या है भाई, कर्ता, कर्ता की आपने तृतीया कर दी, कर्म प्रथमा विभक्ति, और जिसके अनुसार ये है उसी अनुसार क्रिया, ठीक है। चलिए ये था आपका कर्मवाच्य। अब आते हैं हम भाववाच्य में। हमें पता है भाववाच्य क्या होता है भाई, अकर्मक धातुओं के लिए भाववाच्य का प्रयोग।
अकर्मक धातुओं के लिए भाववाच्य का प्रयोग। कर्ता जो होता है, कर्तृपद की हमेशा और हमेशा तृतीया विभक्ति। यहां कर्म कुछ होता नहीं है क्योंकि हमें पता है कि अकर्मक धातुओं का भाववाच्य। तो अब करना क्या होगा भाई, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, क्या, तो जो आपकी क्रियापद होगी वह सदैव, क्रियापद सदैव प्रथम पुरुष एक वचन की ही होती है। ठीक है, क्लियर है। इसमें द्विवचन, बहुवचन, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष किसी भी बात का ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ आपको याद रखना है कि इसकी क्रियापद हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में ही होती है। चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया, जैसे सह पतति, सह रोदिति। अब क्या कहेंगे, तेन पत्यते। अब इसी को बहुवचन में करना हो तो तैहि, ये भी क्या होगा, पत्यते। बालकैहि पत्यते, लताभिः पत्यते, कुछ भी हो यहां बस तृतीया लगाएंगे और वो पत्यते ही रह जाएगा। रोदिति, तेन रुद्यते, रुद धातु होता है, यह लगाएंगे, द और यह मिलकर के द्य बन गए हैं, और अते लगाया रुद्यते। तैहि रुद्यते, तेन रुद्यते, मया रुद्यते, त्वया रुद्यते, युवाभ्याम रुद्यते, आवाभ्याम रुद्यते, कुछ भी होगा सेम रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होता है। चलिए आइए अब वाच्य को एक बार कंक्लूड करते हैं। वाच्य है क्या भाई, कहने की विधा वाच्य है। अगर आप याद करने, कहने की विधा वाच्य है। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। वाच्य तीन है, कौन कौन से, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, सकर्मक धातुओं से दो वाच्य, एक बनता है कर्तृवाच्य और एक बनता है कर्मवाच्य। अकर्मक धातुओं से दो वाच्य, एक बनता है कर्तृवाच्य और एक बनता है भाववाच्य। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। कर्तृवाच्य का एक रूल है। कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य में क्या करते हैं भाई, आपको याद रखना है 1 to 1। क्या भाई, कर्ता कर्म क्रिया, कर्ता के अनुसार क्रिया। कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य में आपको क्या याद रखना है, 3 1 1। कर्ता कर्म क्रिया, कर्म और क्रिया आपस में समान। कर्ता की तृतीया विभक्ति, कर्म की प्रथमा विभक्ति और इसी के अनुसार क्रिया। अब वो पुरुष आदि का संबंध आप ध्यान रखिएगा, जिस पुरुष जिस वचन का कर्ता कर्म होगा उसी पुरुष उसी वचन का क्रिया। ठीक है। भाववाच्य, भाई भाववाच्य में कुछ भी नहीं करना है, कर्तृपद की तृतीया और कर्म होता ही नहीं है, और जो क्रियापद होता है वो हमेशा ही और हमेशा सदैव प्रथम पुरुष एक वचन में, और होता कैसा है, आत्मने पद में। हमें रूप कैसे चलता है पता ही है, और वो भी कैसा, कर्मवाच्य के जैसा, के सदृश। चलिए इतना क्लियर हुआ। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं।
आप एग्जाम्पल देखिए। चलिए, जैसे बालकः कथाम पठति, अगर ये आपको एग्जाम्पल दिया जाए और बोला जाए इसका चेंज करिए, तो आपको करना कुछ भी नहीं है, आप सीधा और सीधा कर्ता पे जाइए। चलिए भाई, ये कर्ता है आपके सामने, इसकी तृतीय विभक्ति लगेगा बालकेन। अब आपको पता चला कर्म क्या है यहाँ भाई, कथाम। अब कर्म की हमने प्रथमा विभक्ति लगा रखी है, नियम है, इसकी प्रथमा विभक्ति कर दीजिए बालकेन कथा, और पठ धातु है, य के साथ ते लगाए, पठ्यते, पठ्यते। अब चलिए यही बोले कि बालकाः कथाम पठन्ति। अब आप यहां क्या करते हैं, इसका वचन चेंज करते हैं आप, बालकैः कथा, कथा ही रह जाता क्योंकि हमने बहुवचन तो लगाया नहीं है। पठ्यते, क्यों, यहां बेसिकली ये बहुवचन का है पर इससे कोई संबंध इसका नहीं है। अगर यही कथा होता, यहां भी कथा रहता द्वितीय बहुवचन, तो यहां प्रथमा बहुवचन लगाते, कथा होता, तब यहां आपको करना पड़ता पठ्यन्ते। क्लियर है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। युवाम पुस्तकम नयथः, युवाम पुस्तकम नयथः, युवाम का क्या हो जाएगा, तृतीया में बदलेंगे युवाभ्याम, युवाभ्याम। ले क्या जा रहे हैं भाई, पुस्तकम, तो पुस्तक नपुंसक लिंग का है, तो इसकी प्रथमा विभक्ति भी वही होती है और द्वितीय विभक्ति भी वही होती है। नगरम नगरम, पुस्तकम पुस्तकम, जलम जलम, पत्रम पत्रम, सेम होता है। तो क्या कहेंगे, युवाभ्याम पुस्तकम। अब ले क्या जा रहे हैं आप लोग भाई, पुस्तक, ये प्रधान हो गया और ये प्रधान है, और किसमें है, प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो यहाँ क्रिया भी क्या हो जाएगी, प्रथम पुरुष एक वचन की। और हम जानते हैं कि मूल धातु क्या है, नी धातु है, नी धातु से नी प्लस य प्लस ते बन गया नीयते। अब यही आप कह देते कि दो पुस्तक पुस्तकें करते, तो यहाँ हो जाता पुस्तकें और नीयते। आप बहुत सारे पुस्तक कर देते, पुस्तकानि कर देते, तो यहाँ भी हो जाता पुस्तकानि और हो जाता नीयन्ते। क्लियर है। चलिए, तो इस प्रकार हमने वाच्य को देख लिया है अच्छे तरीके से। आगे आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है और क्या और अधिक विस्तार से आप वाच्य को पढ़ना चाहते हैं, अगर और अधिक विस्तार से आप वाच्य को पढ़ना चाहते हैं और एग्जाम्पल्स के साथ और थोड़ा और एलोबरेशन के साथ, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ नेक्स्ट टॉपिक आप क्या पढ़ना चाहते हैं उसको भी कमेंट बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, बने रहिए आप हमारे साथ।